ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खमीनेई को मार दिया गया, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वाइजैग से इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करके लौटते समय एक ईरानियन शिप को यूएसए ने उड़ा दिया, फिर भी इंडिया खामोश बैठा रहा। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन के अनुसार इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कंफ्यूज्ड और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में इजराइल और यूएसए का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ चीजें पिछले कुछ दिनों में इंडियन गवर्नमेंट को सुनने को मिला, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों पे कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं दिया। तो क्या ये सारे दावे आखिर सच है या फिर सरकार अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक भारी जवाब के लिए? अगर ऐसा ही है तो क्या वो जवाब बातों से होगा या किसी एक साइड युद्ध में शामिल होके? अगर इंडिया वॉर में शामिल हुआ तो वो डिसीजन हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट लाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब आते हैं असली स्टोरी पे। ईरान और इजराइल यूएसए के बीच कुछ चीजों को लेकर काफी समय से नेगोशिएशन चल रहा था। अब बातें तक तो सब ठीक था, पर इसी समय इजराइल और यूएसए ने एक ऐसी गलती कर दी जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। 28 फरवरी 2026 इस दिन के सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खमीनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ टॉप लीडर्स तेहरान के एक सीक्रेट बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे थे। ठीक उसी समय यूएसए ने बहुत प्रिसाइजली उस बिल्डिंग में एयर स्ट्राइक कर दिया और उसी स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनेई की मौत हो गई। इस हमले को यूएसए ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया। इस हादसे से ईरान का आवाम बहुत ज्यादा भड़क गया और उनकी डिफेंस फोर्स हमले का अंधाधुंध जवाब देने लगे, जहां से ये गलती वॉर में तब्दील हो गया। यूएसए और इजराइल को जब अटैक का कारण पूछा गया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ईरान वेस्टर्न कंट्रीज एंड नेटो की बात ना मान के सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। Take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. It was the right decision and the world will be a safer place. डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एक वीडियो में बयान भी दिया कि ईरान एक टेररिस्ट कंट्री है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन होने से पूरे वर्ल्ड को खतरा होगा। बट अली खमीनेई ने खुद इस न्यूक्लियर वाली बात को डिनाई किया था और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी ये कंफर्म किया था कि ऑल्दो ईरान के पास 440 kg एनरिच्ड यूरेनियम है, बट इससे न्यूक्स बनाने का कोई पोटेंशियल प्लान नहीं दिखा उनको। अब सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ईरान ने इजराइल और गल्फ कंट्रीज में रैपिड अटैक शुरू कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर लड़ाई ईरान और इजराइल यूएसए के बीच हो रहा था तो गल्फ कंट्रीज कैसे इन्वॉल्व हुए? इसका जवाब छुपा है जून 1974 में साइंड पेट्रो डॉलर पैक्ट के अंदर, जिसमें ये मेंशन्ड है कि गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग US डॉलर में करेंगे और उसके बदले यूएसए इन कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इजराइल और यूएसए इन दोनों देशों में इजराइल ईरान के मिसाइल रेंज में था, इसीलिए वहां ईरान के द्वारा अटैक पॉसिबल हुआ। अब यूएसए का मेनलैंड ईरान के मिसाइल रेंज से बाहर है, इसी वजह से ईरान गल्फ कंट्रीज में मौजूद लगभग 17 US मिलिट्री बेसिस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस पेट्रो डॉलर पैक्ट में सऊदी अराबिया सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए वहां ईरान ने अटैक्स भी सबसे ज्यादा किए। मिलिट्री बेसिस के साथ साथ सऊदी के सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी अरामको रास टनूरा रिफाइनरी ईरान ने उड़ा दिया। इतने तबाही के सिचुएशन में भी ईरान ने एक गल्फ कंट्री को ऑलमोस्ट अपने टारगेट से बाहर रखा, वो देश है ओमान। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ईरान एंड ओमान आर द ओनली 2 countries who controls the Strait of Hormuz। अब ये लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी सारे कंट्रीज की तरह इंडिया को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, फिर भी इंडिया ने इन सब के जवाब में कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट या स्टेप नहीं लिया। देखिए, गवर्नमेंट का स्टेप ना लेने का कुछ मेजर रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ इंडियन लोग रहते हैं।
जिनको सही सलामत इंडिया वापस लाना इज गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। अप्रॉक्स 10 लाख लोगों को वापस लाके इस काम में इंडियन गवर्नमेंट कुछ हद तक सफल भी हुई। दूसरा मेजर रीजन है एग्रीमेंट्स एंड ट्रेडिंग। इंडिया के रिलेशंस ईरान, इजराइल और यूएसए इन तीनों के साथ बहुत अच्छे हैं और यहाँ साफ दिखता है इंडिया इसे खराब नहीं करना चाहता। पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया ने भले ही ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिक्रीज करके नेग्लिजिबल कर लिया, मगर हमारे साथ ईरान का मोस्ट क्रूशियल टाई 23 मई 2016 को चबाहार एग्रीमेंट में हुआ। इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में शामिल है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, जहां मई 2024 में इंडिया ऑलरेडी $600 मिलियन इन्वेस्ट करने का डील कर चुका है। चबाहार पोर्ट ईरान का एकमात्र ओशियनिक पोर्ट है जो पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया को इंडियन ओशन के थ्रू ईरान का डायरेक्ट एक्सेस देगा और इसी कारण इंडिया से अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के पास कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 33 से 39 किलोमीटर फैला हुआ है जो इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। इसी पैसेज से वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल गुजर के डिफरेंट देशों में जाता है। इंडिया में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल में से 40 to 50% और इंपोर्टेड एलपीजी में से लगभग 90% इसी वे से होकर इंडिया पहुंचता है। अब अगर ईरान किसी भी कारण से इंडिया के लिए इस पैसेज को बंद कर दे तो अभी के चल रहे थोड़ा बहुत एलपीजी क्राइसिस से भी ज्यादा बदतर सिचुएशन क्रिएट होगा। इन दिस सिनेरियो आपको लगेगा कि ऐसा ही अगर है तो इंडिया इस वॉर में पॉजिटिवली ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा। देखिए, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वी ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स विद इजराइल एंड यूएसए। इंडिया के इजराइल के साथ सबसे बड़ा डील है डिफेंस सेक्टर में। हम इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 MRSAM बनाते हैं और उनसे खरीदते हैं हेरॉन ड्रोन्स, स्पाइडर मिसाइल्स एंड फैल्कन एवैक्स जैसे वेपन्स। यूएसए के साथ भी हमारे बहुत से टाइज है, जैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्सेट्रा। और यूएसए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स में एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस भी होल्ड करता है। इन चीजों के कारण यूएसए से किसी भी तरीके से पंगा लेना मूर्खता होगी। यूएसए भी इंडिया को इस वॉर में घसीटने की गलती नहीं करेगा क्योंकि उनके गोल्डन एग H-1B वीजा के थ्रू सबसे ज्यादा इंडियंस वहां जाके रिसर्च, IT, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जॉब करते हैं और अमेरिका के रैपिड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये चीज अगर बंद हो गया तो यूएसए के इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। अब इंडिया के साइलेंट रहने का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन सैंक्शंस। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और हमें डेवलप्ड नेशन बनने के लिए चाहिए फंड्स। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था IMF के ऊपर यूएसए का इन्फ्लुएंस के बारे में। अभी अगर इंडिया यूएसए के खिलाफ वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो हमें IMF से डेवलपमेंट के लिए फंड मिलना ही बंद हो जाएगा। ये यूएसए, कनाडा जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस पास्ट में इंडिया की रैपिड तरक्की को देखकर हमें रोकने के लिए बहुत से सैंक्शंस लगाए थे और इंडिया ने उस समय इन चीजों को काफी कठिनाई से संभाला था। अब इस मुश्किल घड़ी में कोई बेवकूफी वाली हरकत से यूएसए या हमारे किसी और इम्पोर्टेंट अलायंस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया तो प्रेजेंट सिचुएशन और भी बदतर हो जाएगा। अभी जो लोग गवर्नमेंट को तरह तरह से मॉक कर रहे हैं वो ज्यादा एक्टिवली ये काम करेंगे। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने किसी मंदबुद्धि लीडर्स की तरह तेल की नशे में इंडिया को तो दांव पे नहीं लगाया। आशा करता हूँ आगे भी नहीं करेंगे। 1947 के बाद इंडिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटी का साथ दिया और टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ। बाकी किसी भी वॉर में साइलेंट रहा, जो कि हमारे डिप्लोमेसी को दर्शाता है। इस चीज का प्रमाण हमें रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया के वोटिंग एब्सटिनेंस से मिला। इसी डिप्लोमेटिक सोच के कारण ही इतने प्रेशर के बावजूद इंडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिवालिक, नंदा देवी, जगवसंत और पाइन गैस जैसे LPG फील्ड शिप्स घर लाने में सक्षम हुए बिना कोई टैक्स दिए। इंडिया की चुप्पी लाचारी नहीं। अगर किसी भी कारण से हम पे अटैक हुआ तो हम डर के कोने में बैठे तो नहीं रहेंगे। सत्ता चाहे किसी का भी हो, इंडिया पहला अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री को दूसरा अटैक भी करने देगा। War hums like a dark warning in the wind, remembering us that every spark we ignite today can turn tomorrow into ashes. किसी भी सिचुएशन को बाहर से क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट उस सिचुएशन का प्रेशर वही फील करता है जो उसके अंदर हो। वॉर या वॉर जैसे परिस्थिति में हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछाल के साथ देना चाहिए।
क्योंकि ऐसा सिचुएशन किसी देश का क्या हाल कर सकता है वो आप मेरे फ्यूचर ऑफ वॉर वीडियो में देख सकते हो। आप लोगों को इस चैनल का वीडियोस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।